नमस्कार दोस्तों, मैं योगिंदर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, विवेक ओबराय अब पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में हैं। अपनी कोई नई आने वाली फिल्म की वजह से नहीं, ना ही अपने फिल्मी कैरियर की वजह से। वो चर्चा में है अपनी नेटवर्थ को लेकर, जो कि बताई जा रही है 1200 करोड़ के आसपास है। ये ही नेटवर्थ उन्होंने बनाई है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर। फ्रेंड्स, विवेक ओबराय ने ये जो कारनामा किया है दुबई जाकर, ये काबिले तारीफ है। पर यही कारनामा भारतीय सेना से एक रिटायर्ड पर्सन ने यहाँ हिंदुस्तान में कर चुके हैं, जो कि आज की तारीख में विवेक ओबराय से कहीं ज़्यादा की नेटवर्थ बना चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीएलएफ के को फाउंडर मिस्टर केपी सिंह जी की। 1970 के दशक में डीएलएफ कंपनी, जो कि 26 लाख रुपए में बिकने जा रही थी, पर लास्ट मोमेंट पे डील कैंसिल होने की वजह से नहीं बिकी, जिसे आज की तारीख में कुशल पाल सिंह जी ने 60,000 करोड़ की कंपनी बना दिया है। कुशल पाल सिंह जी ने ये जो नेटवर्थ बनाई है, ये सीधी सिंपल गणित से बनाई है, जिसे कहते हैं ओल्ड लैंड बैंकिंग स्ट्रेटजी। जी हाँ, ये स्ट्रेटजी का मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आई बटन में आप देख रहे हैं। यहाँ जाके आप समझ सकते हैं कि लैंड बैंकिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। अगर फ्रंटियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी आपने सीख ली, तो आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। किसी भी फ्रंटियर मार्केट को पहचानने के 4 पॉइंट मेन हैं। पहला आता है लोकेशन, दूसरा आता है कनेक्टिविटी, तीसरा आता है आपका इकोनॉमी और चौथा है गवर्नमेंट सपोर्ट। ये चारों पॉइंट अगर किसी भी फ्रंटियर मार्केट में आपको दिखते हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला होता है। ये चारों पॉइंट जो थे, वो कैसे गुड़गांव के अंदर अप्लाई होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। लोकेशन की बात करें तो गुड़गांव एक इतनी अच्छी लोकेशन पर था, क्योंकि दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही थी और उन्हें पता था कि दिल्ली की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, आने वाले टाइम में दिल्ली से ये आबादी आसपास के एरिया में ज़रूर शिफ्ट होगी, जिसके चलते उन्होंने गुड़गांव के अंदर लैंड परचेस का काम शुरू किया। उस टाइम पे वहाँ के डेवलपर्स ने यही सोचा था कि यहाँ जंगल में कौन बसेगा, यहाँ पर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बट केपी सिंह जी ने अपने मन की बात सुनी और अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस करके वहाँ पर लैंड परचेस की, जिसका नतीजा था कि जहाँ पर उन्होंने 40 से 50,000 रुपये एकड़ की ज़मीन खरीदी थी, आज इसी साल उन्होंने वहीं पर 1 एकड़ का 28 करोड़ रुपया भी दिया है। दोस्तों, दूसरी आती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली से अगर गुड़गांव जाना हो, तो नेशनल हाईवे 8 इतना अच्छा कनेक्टिविटी था, जिसकी वजह से दिल्ली से गुड़गांव जाना बहुत आसान था। जिसकी वजह से उन्हें पता था कि इस कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर ऑफिस वगैरह बनेंगे, यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ पर रिहाइश बढ़ेगी। तीसरा आता है इकोनॉमी। दिल्ली के अंदर लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी और जिसकी वजह से वहाँ पर ऑफिस, वहाँ पर ज़मीन महंगी हो रही थी, जिसके चलते लोगों ने गुड़गांव की तरफ रुख भी किया। एक समय ऐसा आया जब वहाँ से दिल्ली के कई बड़े बड़े कंपनी गुड़गांव के अंदर शिफ्ट हो गई। आज की तारीख में 25 से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कंपनी ऐसी हैं जो गुड़गांव के अंदर अपना अच्छा ऑफिस बनाकर रह रही हैं। चौथा आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर बात करें तो गुड़गांव को बसाने में, गुड़गांव अगर मिलेनियम सिटी बिल्कुल भी नहीं बनता अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता। उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सपोर्ट गुड़गांव को पूरा था, केपी सिंह जी को पूरा था। वो भी चाह रहे थे कि ये एरिया डेवलप हो। और दूसरी चीज़, हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू भी वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ, जिसके चलते ही हुड्डा का निर्माण हुआ और उसी के तहत मिलेनियम सिटी बना। और गुड़गांव की अगर आज बात करें तो गुड़गांव में एक फ्लैट ऐसा भी है जहां पर ऋषि पारती जी ने 190 करोड़ का फ्लैट लेकर वर्ल्ड में अपना नाम कर दिया है। दोस्तों, गुड़गांव, दुबई, शंघाई और सिंगापुर, ये सिटीज़ ऐसी हैं जो रोज़ रोज़ नहीं बसाई जाती और ये जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी आती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ऐसी फ्रंटियर मार्केट को सर्च करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास ये मौका फिर से आया है मुंबई 3.0 की जाम। जी हाँ, मुंबई 3.0 में ये चारों पॉइंट कैसे अप्लाई होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला आता है लोकेशन। मुंबई 3.0 की लोकेशन इतनी शानदार है कि अगर मुंबई की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए नवी मुंबई बना। नवी मुंबई में भी अभी काफ़ी कंजस्टेड एरिया बन चुका है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, जिसके चलते अभी मुंबई 3.0 का निर्माण हो रहा है। दूसरी वजह है कनेक्टिविटी की अगर बात करूं तो साउथ मुंबई से नवी मुंबई जाने में
जहां व्यक्ति को 1 घंटा लगता है, उससे भी कम समय में साउथ मुंबई से मुंबई 3.0 अटल सेतु के थ्रू आ सकता है। तीसरा पॉइंट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसी वजह है जिससे कोई भी एरिया हो, कोई भी सिटी हो, उसे डेवलप होने में काफ़ी आसानी होती है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो साउथ बॉम्बे के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसका हेड ऑफिस वहाँ पर नहीं हो। इसी के चलते वहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ रही है और मुंबई में लगातार जनसंख्या के बढ़ते लोग ये देख रहे हैं कि इस मुंबई के आसपास के एरिया में शिफ्ट हो आ जाए, और इसके लिए मुंबई 3.0 एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट का आना रियल इस्टेट में आग लगाने के जैसा होता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, उसके चलते मुंबई 3.0 के अंदर ज़मीनों के भाव आसमान को छूने में देरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चौथा आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का इतना शानदार सपोर्ट है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी खुद मैदान में उतरकर इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इस मुंबई 3.0 को बसाने में पूरा उनका योगदान है। उसी के साथ साथ नितिन गडकरी जी जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका पूरा फोकस कैसे रोड और ट्रांसपोर्ट को आसान किया जाए, कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इस पर पूरा जोर है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपनी स्पीच में साफ कह दिया है कि आने वाले 5 साल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं मुंबई में इन्वेस्टमेंट करने की या फिर नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट करने की, तो मुंबई 3.0 में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आज अगर ये फ्रंटियर मार्केट है और इसे इमर्ज मार्केट बनने में टाइम नहीं लगेगा। आप अगर आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप आने वाले टाइम के अंदर अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप आज भी मिस कर देते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, तो फ्रेंड्स, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोज़ नहीं होती है। मुंबई 3.0 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो मेरा नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और मेरे पिछले वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।